सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। साथ ही हम पढ़ेंगे इस नियम का अनुप्रयोग हमें कैसे करना है। सबसे पहले पढ़ें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। लेंज के नियम की सहायता से हमने सीखा किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, लेकिन हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से किसी भी चालक छड़ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करके बता सकते हैं। वहाँ लेंज का नियम केवल परिपथ के लिए ही लागू होता है, जबकि फ्लेमिंग का नियम हमें कोई सीधी चालक छड़ भी दे रखी है, वह परिपथ क्लोज्ड नहीं है, पूरे परिपथ को पूर्ण करके नहीं दे रहा है, तो फिर भी हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से यहाँ प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करके बता सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए दिया जाता है, जहाँ पर एक्चुअल में हम अपनी तरफ से धारा को प्रेरित कर रहे हैं, कोई बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें वास्तविक धाराएं कहा जाता है। लेकिन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम प्रेरित धाराओं के लिए देते हैं। प्रेरित धाराएं, जब एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके सापेक्ष दूसरी कुंडली में भी धारा प्रेरित हो रही है, या पहली कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं तो उसके सापेक्ष दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो रही है। तो इस प्रकार प्रेरित धाराओं के लिए हम दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं। इस नियम के हिसाब से अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार खोलें कि अंगूठा तथा तर्जनी एक तल में एवं मध्यमा इस तल के लंबवत हो, अर्थात तीनों परस्पर लंबवत हों। यदि हम अपने सीधे हाथ को लें, ये हमारा दायां हाथ है, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार खोलें कि हमारे अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये आपकी 3 उंगलियां रहीं। पहला होता है अंगूठा, दूसरे नंबर के लिए कहेंगे तर्जनी, और तीसरी उंगली जो पांचों के बीच में होती है उसे मध्यमा। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैला रहे हैं कि हमारी तीनों की तीनों उंगलियां परस्पर लंबवत हैं, यदि आप अंगूठे और पहली उंगली यानी तर्जनी के बीच का कोण देखेंगे तो फिर से दोनों के बीच में समकोण बन रहा है। इन दोनों के बीच में भी कोण देखेंगे तो भी समकोण बन रहा है, और अंगूठा और आप इस वाली उंगली के बीच में भी कोण देखेंगे तो फिर से वह समकोण ही बन रहा होगा। तो यहाँ पर यदि हम अपने दाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैला रहे हैं तो हमारा अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करता है। चालक किस दिशा में गति कर रहे हैं, उन पर बल किस दिशा में लग रहा है। तर्जनी प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा प्रदर्शित करती है प्रेरित धारा की दिशा को। अंगूठा चालक की गति को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ अंगूठा चालक की गति को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा प्रेरित धारा को प्रदर्शित करती है। यही आपके फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है। हमने यहाँ एक चित्र बना करके प्रदर्शित किया है। क्रॉस का मतलब होता है अंदर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, और यदि कहीं पर पॉइंट लगा करके कोई भी मान प्रदर्शित किया गया है तो उसका मतलब है वह आउटवर्ड चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, बाहर निकलते हुए चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। और क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र इनवर्ड है, अंदर की तरफ जा रहा है। पॉइंट का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो इस चित्र में क्रॉस लगाए हैं, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। वेग की दिशा को हमें प्रदर्शित किया गया है इस दिशा में। यहाँ एक चालक दे रखा है, हमें यहाँ प्रेरित वैद्युत भाग की दिशा ज्ञात करनी है, यानी कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी है। तो फिर से हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से यहाँ एडजस्ट करेंगे कि जो 2 दिशाएं हैं वह इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम तर्जनी से व्यवस्थित कर लें और चालक पर लगने वाले वेग की दिशा को हम अंगूठे से प्रदर्शित कर लें। इन दोनों को हम अपने हिसाब से व्यवस्थित करेंगे तो यह जो तीसरी उंगली है जिस दिशा में भी हमें प्राप्त हो रही होगी वह तीसरी उंगली ही प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही होगी। यदि आप देखें तो अभी हमने पढ़ा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के हिसाब से अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करता है, चालक की गति इस दिशा में प्रदर्शित की गई है। तो हम यदि अपने अंगूठे को इस प्रकार व्यवस्थित कर लें कि चालक को दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं अंगूठा, साथ ही ये जो उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा इनवर्ड है, इसीलिए हम अपने हाथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि ये जो हमारी उंगली है वह इस प्रकार से खड़ी हो जाए, नीचे की तरफ इंगित हो रही हो, और अंगूठा किस दिशा में घुमाना है, चालक की दिशा में घुमाना है। तब यदि आप अपनी तीसरी उंगली की दिशा को देख रहे होंगे तो तीसरी वाली जो उंगली है वह ऊपर की तरफ यानी कि Q से P की तरफ एडजस्ट की जा रही है। इसीलिए इस चित्र में जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वह भी बिंदु Q से बिंदु P की तरफ रही होगी। इसी के साथ हमने यहाँ अपना नेक्स्ट टॉपिक लिखा है
समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित वैद्युत वाहक बल यानी कि गतिक विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करके बताएंगे। हमने यहाँ लिखा, यदि कोई चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील है। यहाँ एक चालक छड़ को प्रदर्शित किया गया है, यह चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इनवर्ड है और जो हमारा गति है वह v इस दिशा में है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा होगा वह 90 अंश होगा, इसीलिए लिखा है कि चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत है। तब चालक छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित वैद्युत वाहक बल को ही हम गतिक वैद्युत वाहक बल कहते हैं। गतिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोशन में है, जो हमारा चालक है वह गतिशील है, स्थिर अवस्था में हमने नहीं रखा है, इसीलिए गतिक वैद्युत वाहक बल उसे नाम दिया जाता है। चित्र के हिसाब से एक L लंबाई की चालक छड़ PQ एक चालक छड़ हमने यहाँ प्रदर्शित की है जिसकी लंबाई को L से प्रदर्शित किया है। PQ किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत v वेग से गतिशील है। चुंबकीय क्षेत्र के मान को v वेक्टर से निरूपित कर रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र v वेक्टर द्वारा चालक छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F इक्वल होता है QVV साइन थीटा। फॉर्मूला जो होता है F का, F इक्वल QVV साइन थीटा होता है। Q का मान यहाँ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, V का मान V ही रखा है, V का मान भी V ही रखा है और थीटा का मान 90 अंश है, इसलिए साइन थीटा का मान 1 के बराबर हो गया, इसलिए हमें FM का मान मिलेगा EV गुणा में V, जिसकी दिशा Q की ओर होगी है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह प्लस से माइनस की तरफ होती है, इसीलिए यहाँ जो M पर यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा होगी वह Q की ओर होगी, Q पर लग रही होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की गति P से Q की ओर होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं वह प्लस की तरफ से माइनस में आ रहे हैं, एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं इलेक्ट्रॉन। चालक छड़ का P सिरा धनावेशित हो गया है और Q सिरा ऋणावेशित हो गया है। इसका मतलब है जब एक तरफ प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया, दूसरी तरफ माइनस चार्ज इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, इसीलिए एक वैद्युत क्षेत्र P से Q की ओर उत्पन्न हो जाएगा। और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल QE और Q का मान तो E के बराबर है, इसीलिए FE का मान आपको प्राप्त होगा FE बराबर E गुणा E, जिसकी दिशा P की ओर होगी। P की ओर होने का मतलब है धनावेश की ओर होगी। यदि चालक छड़ के सिरों के मध्य छड़ की लंबाई L में EMF को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला होता है वैद्युत वाहक बल बटे छड़ की लंबाई, E बराबर EMF अपॉन L। इसीलिए FE का मान यदि हम निकालेंगे तो E की जगह पर EMF अपॉन L रख सकते हैं। अब क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब तक ही गतिशील रहेगा जब तक कि दोनों बलों के मान समान ना हो जाएं। इसीलिए साम्य अवस्था की यदि हम बात करें तो साम्य अवस्था में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है वह बराबर होना चाहिए साम्य अवस्था में। FM के लिए फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं EVV और FE के लिए फॉर्मूला निकाल चुके हैं E गुणा EMF अपॉन L। E से E कैंसिल आउट हो रहे हैं, EMF की वैल्यू निकालेंगे तो L इधर पहुंच जाएंगे, तो EMF की वैल्यू हमें मिलेगी BLV, जिसको कहा जाता है गतिक वैद्युत वाहक बल। इस तरीके से EMF की वैल्यू के लिए फॉर्मूला मिल गया B गुणा L गुणा V, गतिक वैद्युत वाहक बल। इसमें एक स्पेशल केस भी रहा, यदि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ चालक छड़ कोण बना रहा है वह 90 अंश नहीं है बल्कि वह किसी एक छोटे कोण थीटा पर वहाँ रखा गया है, तो यदि चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर गतिशील है तो छड़ के वेग के केवल ऊर्ध्व घटक के कारण ही वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा होगा। यह एक छड़ को प्रदर्शित किया गया है, यह जो छड़ है v वेग से यहाँ गतिशील है जो कि थीटा कोण बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तब थीटा के सापेक्ष जो घटक होता है वह v cos थीटा और लंबवत घटक होता है v sin थीटा, इसीलिए हमें वैद्युत वाहक बल मिलेगा E बराबर VLV sin थीटा। इसी के साथ हमने यहाँ एक क्वेश्चन भी लिखा है, उस क्वेश्चन के लिए क्या काम करना है आपको, एक मीटर लंबी धातु की एक छड़ को 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घुमाया जाता है। आवृत्ति का मान आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, आवृत्ति कर रहे होते हैं, तो इसीलिए न्यू या फिर एन का मान, न्यू और एन का मान आपको मिलेगा 50 चक्कर प्रति सेकंड। छड़ का एक सिरा वृत्ताकार धात्विक वलय जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है के केंद्र पर और दूसरा सिरा वलय की परिधि पर कब्जे से इस प्रकार जुड़ा है कि छड़ की गति वलय के केंद्र से जाने वाले तथा वलय के तल में अभिलंबवत अक्ष के परितः होती है।
अक्ष के अनुदिश एक स्थिर तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक टेस्ला सर्वत्र ही उपस्थित है। चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत दे रखा है 1 टेस्ला के बराबर। v का मान केंद्र और धात्विक वलय के बीच में वैद्युत वाहक बल क्या होगा, यह हमें ज्ञात करके बताना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ईएमएफ का VLB। अब यदि हम L को R से प्रदर्शित कर लेते हैं तो स्मॉल ईएमएफ की वैल्यू होगी DE = VV इंटू में DR। यदि हमें टोटल ईएमएफ निकालना है तो DE का समाकलन करना पड़ेगा। DE की वैल्यू DE के प्लेस पे पुट कर लेते हैं तो यहाँ हमें लिमिट मिलेगी 0 से R, क्योंकि हमें एक वलय दे रखा है। वलय का मतलब होता है एक रिंग से जो बीच में से खाली होती है, केवल उसकी परिधि होती है, तो इसीलिए लिमिट लगाएंगे 0 से R। साथ ही यदि आप V का मान पढ़ेंगे ओमेगा के पदों में तो V इक्वल होता है ओमेगा R, तो V की जगह पर ओमेगा R रख लेने पर EMF हमें मिलेगा समाकलन में 0 से R V ओमेगा R गुणा में DR। ओमेगा और V तो कांस्टेंट रहे ने बाहर निकालने, तो समाकलन के अंदर केवल बचेगा R गुणा DR। और R के लिए समाकलन होता है R²/2, क्योंकि समाकलन का फॉर्मूला यदि हम पढ़ें तो x की घात n का समाकलन बराबर होता है x की घात n+1 बटे में n+1। इसी फॉर्मूले के हिसाब से R की घात 1 का समाकलन करेंगे तो R की घात 2/2 मिलेगा। लिमिट लगाएंगे तो हल करके EMF की वैल्यू मिलेगी 1/2V ओमेगा R²। इसके बाद जब हमें फॉर्मूला मिल जाता है, क्योंकि फॉर्मूला हमें इसके लिए नहीं पता था, अब कि NCERT टेक्स्ट बुक में इसका डेरिवेशन हटा दिया गया था, तो इसीलिए हमने यहाँ डेरिवेशन भी कंप्लीट किया है। यही फॉर्मूला आपको याद भी कर लेना है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से ही हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। V का मान हमें 1 टेस्ला दे रखा है और जो आवृत्ति थी न्यू या फिर n का मान 50 चक्कर प्रति सेकंड है। ओमेगा के लिए फॉर्मूला होता है 2πn या 2π न्यू। न्यू की जगह न्यू का मान रखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी और R की वैल्यू हमें दे रखी थी त्रिज्या का मान 1 मीटर के बराबर है। R का मान 1 मीटर हो जाता है। इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप इस फॉर्मूले में रख लेते हैं तो EMF की वैल्यू मिलेगी 157.14 वोल्ट। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल 6.7 आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, उसे भी आज कंप्लीट करेंगे। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।